बहुत बहुत स्वागत सर आपका। डबल इंजन की सरकार जब एक बार फिर से चुनाव जीतकर 2020 में आई और फिर आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े और कोरोना की ना चाहती हुई भी एक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। ये चुनौती, ये वक्त कितना चैलेंजिंग रहा और किस तरह से आपने इसको निपटने में अभी तक कामयाबी हासिल की है? सबसे पहले आज जो सिवान में आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, आत्मनिर्भर बिहार, इसके लिए मैं ईटीवी बिहार झारखंड को आभार व्यक्त करता हूं और पूरी टीम का शुरू में भी मैंने स्वागत किया और एक बार फिर से पूरी टीम का, ये बिहार झारखंड की टीम का सिवान की धरती पे स्वागत करता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा है बड़ा रोचक। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरा 5वां वर्ष है और बहुत लंबे समय के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति का लगातार 5वां वर्ष है। और 2017 में जब मैं मंत्री बना तो उस वक्त ही मंत्री बनने के तुरंत बाद बाढ़ की विपदा आई थी और 2-2.5 महीने उस बाढ़ की विपदा जब आती है तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। चूंकि बाढ़ के बाद जब पानी उतरता है बिल्कुल, तो बहुत तरह की बीमारियों और परेशानियों की संभावनाएं बनी रहती हैं। और मुझे याद है कि 2017 के उस बाढ़ के समय में बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग मैंने की थी और उत्तर बिहार के अंदर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, कैसे एम्बुलेंस बोट चले, कैसे मेडिसिन जाए, कैसे चलंत अस्पताल बने, डॉक्टर्स जाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कैसे हम क्षेत्र से बाहर निकाले, बहुत सारी चुनौतियां थी। खैर उसको पार किया मैंने। 2018 अच्छा से काम करता हुआ निकला। 2019 में एईएस की बीमारी से हमने सामना किया, जिसे चमकी बुखार, खासतौर पर मुजफ्फरपुर में। ये सिवान भी उसका प्रभावित क्षेत्रों में पहले रहा है, तो उत्तर बिहार का एक बड़ा पार्ट उससे प्रभावित रहा है। और उस 2 महीने को मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। निश्चित रूप से मेरे लिए भी बहुत ही चुनौती का अवसर था और दुख का भी अवसर था। और उस चुनौती को हमने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरी तरीके से सामना किया। संकल्प लिया कुछ हमने और उन संकल्पों को हमने पूरा किया। और जो चुनौतियां सामना हमने की, जो दुख और कष्ट सहे हमने, उन दुख और कष्ट से लोगों को हमने आगे आने वाले वर्षों में उबारा और उसका परिणाम 2020 और 21 में दिखा कि पूर्ण तरीके से लगभग हम उस चमकी बुखार की बीमारी, एईएस की बीमारी पे सफल होने में कामयाब रहे, उसको रोकने में हम कामयाब रहे। और एक विश्व स्तरीय अस्पताल हमने मुजफ्फरपुर के अंदर बनाया है और वहाँ रिसर्च सेंटर भी बनाया है। तो वो एक वर्ष था और 2019 बीता तो 2020 और फिर 21, और आपने उसमें एक शब्द कहा अभी, प्राकृतिक आपदाई। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक अभी भी शोध का विषय है पूरी दुनिया के लिए। इसलिए आज हम नहीं कह सकते कि ये प्राकृतिक ही। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अभी भी WHO और दुनिया के कई शोध संस्थान इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जो भी है वो सामने था कि कोरोना था और लंग्स अफेक्टेड होता था, लंग्स की ये डिजीज थी। और फर्स्ट वेव को हमने झेला 2020 मार्च से लेके 2000 सितंबर अक्टूबर के महीने तक। फिर थोड़ा उसमें कमी आई। बिहार में तो हम बहुत नियंत्रित करने में सफल रहे, लेकिन फिर 2021 में सेकेंड वेव जब होली के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ और अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बहुत तेजी के साथ बढ़ा और मई के अंतिम सप्ताह तक रहा, तो यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए। और हमने उन चुनौतियों का सामना किया और आज कह सकता हूं मैं कि इस दूसरे फेज की भी चुनौती का सामना करते हुए बिहार देश के सामने एक
उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। आपको बताना चाहूँगा कि आज के डेट में हमारे पास कुल एक्टिव केस बिहार में 55 है केवल, और पूरे देश के पैमाने पर यदि हम बिहार को देखेंगे तो पूरे देश में आज बिहार 32वें नंबर पे खड़ा है। मतलब 31 राज्यों में बिहार से ज्यादा केस है। अब बिहार से कम केस कहाँ है? तो लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, ये जो ऐसे छोटे छोटे केंद्र शासित और 2 प्रदेश हैं, ऐसे जगहों पर है। बिहार ने आज कोरोना के दूसरे वेव के बाद इस तरीके से इसमें सफलता पाई है और पूरी तरीके से नियंत्रित किया है कोरोना को। तो चुनौतियां जरूर हमने झेली है, लेकिन चुनौतियों को पार पाके हमने सफलता पाई है और मंजिल तक पहुंचे। बिल्कुल, ये जो बातें आपने कही, जब पहली वेव आ रही थी और बिहार में आंकड़ा बाकी राज्यों की तुलना में धीरे बढ़ रहा था, तो कुछ जानकार ये भी कहते थे कि बिहार के लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, इस लिहाज से ये आंकड़ा तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रहा है। हालांकि खाली इम्यूनिटी से कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर रहें वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं। हमने आपको देखा जब पहली और दूसरी वेव थी, पीपी किट पहनकर आप अस्पताल में जाते थे, लोगों का विरोध भी वहाँ पर आपको झेलना पड़ता था और आप बाकायदा खड़े होकर सामना करते हुए उनको आश्वासन भी देते हुए नजर आते थे। अब आगे की दिशा हमको देखनी है। एक तरफ 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का यहाँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से वादा और भरोसा दिलाया गया है प्रदेश की जनता को। दूसरी तरफ तीसरी भी हम वेव को कैसे झेलें, अगर वो आती है, त्योहारी सीजन आ रहा है, हमको इस लिहाज से काम करना है। तीसरी चीज़, हमारी जो बाकी हेल्थ की दिक्कतें हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, उस सेटअप को भी हमें मजबूत करना है। तो ये 3 फ्रंट पर जो लड़ाई आगे लड़नी है या लड़ रही है आपकी पूरी टीम, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, टीकाकरण का जहां तक सवाल है, आपने देखा है कि बिहार किस तरीके से टीकाकरण में देश के अंदर एक एक दिन में रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहा है। और हम जो रिकॉर्ड बना रहे हैं वो रिकॉर्ड दुनिया के सामने आज दिखाई पड़ रहा है। अभी तक, आज तक बिहार में हमने 5,24,78,794 टीका अभी तक दे दिया। मतलब लगभग 5.25 करोड़ टीका बिहार में पड़ चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने 21 जून को इस बात की घोषणा की थी कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक 6 माह 6 करोड़ लोगों को टीका देने का हम काम करेंगे। अभी 31 दिसंबर आज के तारीख से 3 महीना 7 दिन दूर है और हम 5.25 करोड़ पे पहुंच गए। मतलब अगले 10 से 15 दिनों में हम 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएंगे। तो जो पहला हमारा टारगेट था उसको लगभग हम 2.25 महीना पहले पार कर लेंगे। और आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 31 दिसंबर 6 माह का हम लोगों ने टारगेट रखा था, उस समय तक निश्चित रूप से हम बिहार के अंदर इस आंकड़े को 8.5-9 करोड़ तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट डोज सबका हो जाएगा, सेकेंड डोज भी बहुत लोगों का हो जाएगा। और इस काम को हम लोग बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी को उपहार देने के लिए देश के कई राज्यों ने उस दिन टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया था। और बिहार उस अभियान में देश में नंबर 1 हुआ था, जब 33 लाख से अधिक टीका एक दिन में देने का काम हम लोगों ने किया था। और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, 33 लाख का आंकड़ा हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन पार किया था। आगे आने वाले समय में हम इसकी योजना बना रहे हैं कि हम उस 33 लाख के भी आंकड़े से आगे जाएंगे बहुत जल्दी, और एक दिन में एक ऐसी रेखा खींचेंगे कि देश के लिए वो चुनौती होगा। वो संख्या जिस दिन होगा वो अपने आप आपको पता लग जाएगा। तो टीकाकरण का काम हम बहुत ही तेजी के साथ कर रहे हैं और भारत की सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुफ्त टीका आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और पूरे देश को मुफ्त टीका मिल रहा है। तो ये मुफ्त टीका जो आज भारत की सरकार दे रही है, यह दुनिया में सबसे बड़ा किसी भी देश के द्वारा किया जा रहा मुफ्त टीकाकरण अभियान है।
और हम बिहार के लोग इसको करने में सफल हो पा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये जो दोनों हमारा नेतृत्व है, ये नेतृत्व निरंतर लोगों की सेवा के लिए कार्य करता है और टीकाकरण ही आज कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा उपाय भी है। तीसरे फेज की जो आपने चर्चा की, यदि हम तीसरे फेज से बचने की बात करते हैं तो तीसरे फेज से बचने के लिए भी हमको जहां विभिन्न प्रकार के साधन और सुविधाओं का विस्तार करना है, वहीं बचने के लिए टीकाकरण एक बहुत बड़ा उपाय है। ऐसा कहें कि ये सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है, जिसको यदि हम 2 डोज ले लेते हैं तो हम अपने जीवन को बचाने में कोरोना से बहुत हद तक सफल हो जाते हैं। इसलिए तीसरे फेज की तैयारी का जो सबसे बड़ा काम है वो ये कि टीकाकरण को हम पूरा लक्ष्य तक पहुंचाएं, अंजाम तक पहुंचाएं। दूसरा, आपने देखा होगा कि दूसरे वेव में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कतें देश में भी आई थी, हमारे राज्य के अंदर भी चुनौती बना था और हम लोगों ने उस चुनौती का सामना किया था। और एक समय में एक दिन में 16 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में, और 15 दिनों के बाद उसी बिहार में जहां 16 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ के 232 मैट्रिक टन हो गया था। इसका मतलब है कि 15 गुना डिमांड बढ़ गया 15 से 20 दिनों के अंदर। किसी भी चीज का डिमांड यदि 15 गुना बढ़ जाएगा 20 दिन में तो कठिनाई होगी, और वो हुआ था, हम लोगों ने उसको फेस किया था। बट उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह निर्णय हुआ कि पीएम केयर फंड से पूरे देश में 1500 पीएसए प्लांट्स लगाए जाएंगे जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। उसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि बिहार की सरकार के द्वारा भी प्लांट्स लगाए जाएंगे, और भारत की सरकार से कुल 62 और राज्य सरकार और अन्य साधनों से 60, कुल 122 प्लांट लगाने का निर्णय बिहार की सरकार के द्वारा भारत सरकार के साथ मिलकर हुआ। और आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो 122 प्लांट लगाने का हमने निर्णय किया था, उन 122 प्लांट्स में से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 72 प्लांट का लोकार्पण भी कर दिया गया। मतलब 72 प्लांट काम करने लगे, और 50 और जो हैं उस 50 में 47 प्लांट्स इस माह के अंत तक काम करने लगेंगे। 3 और जो प्लांट्स हैं वहां कुछ तकनीकी चीजें हैं, मुझे लगता है वहां 15 से 20 दिन लगेंगे। तो ये ऑक्सीजन की अब कोई चुनौती यदि आएगी भी तो वो हमारे लिए समस्या नहीं बनेगी। हम अब पर्याप्त मात्रा में राज्य के अस्पतालों के अंदर, जो हमारे सदर अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल हैं, कुछ चयनित हमारे सीएससी हैं, ऐसे अस्पतालों में हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जहां ज्यादा मरीज रहते हैं, वहां पे क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, जिसमें एक जगह पे आईजीएमएस में तो 60 मैट्रिक टन का हमने व्यवस्था किया है, पीएमसीएच में 40 मैट्रिक टन, एनएमसीएच 40 मैट्रिक टन, बाकी मेडिकल कॉलेज में 20-20 मैट्रिक टन के क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाने हैं। और आज तक राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजेस में लग गया है, 4 जगह और लगाना है, वो भी अगले 15 दिनों के अंदर लग जाएगा। तो ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमने किया है। भारत की सरकार ने इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 दिया है, और इसके तहत पूरे देश में अस्पतालों की जो आधारभूत संरचना और व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना है, उसका विस्तार करना है, और कुछ नए निर्माण भी करने हैं। उसमें खास करके ये बातें कही जा रही हैं या कुछ लोगों के द्वारा संभावना व्यक्त की जाती है कि 3rd वेव जब आएगा तो बच्चों पे इसका असर ज़्यादा दिख सकता है, और इसीलिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 जो बना है, उस पैकेज में जो बच्चों के लिए पीकू होता है, पीकू की बेड्स बढ़ाने पे ज़्यादा जोर दिए गए हैं, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने के लिए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और यह जो ECRP 2 है, इसके तहत जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं उसमें पीकू, सदर अस्पताल में पीकू, SNCU, और इसके अलावा सब डिविजनल हॉस्पिटल में पीकू के बेड्स, इसकी स्वीकृति भारत की सरकार ने दी है। इसके अतिरिक्त जो अस्पताल में उसमें नंबर ऑफ जनरल बेड्स बढ़ाए जाएं। कुछ जगहों पर हम चलंत अस्पताल बनाने की अनुमति भारत की सरकार से लिए है, उसमें सिवान जिला भी है, और जहां हम चलंत अस्पताल बनाएंगे।
इसके अलावा जो इस तरह की जब इमरजेंसी आती है तो रेफरल ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की बहुत आवश्यकता बढ़ जाती है और भारत की सरकार से हम सब लोगों ने स्वीकृति लिया है 1000 नया एम्बुलेंस अपने राज्य के अंदर हम देने जा रहे हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि जो इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 है, लगभग 1350 करोड़ रुपए का यह पैकेज बिहार के लिए स्वीकृत हुआ है, जो 60-40 के रेशियो में है, जिसमें से लगभग 850 पौने 900 करोड़ हमको भारत की सरकार से मिलेगा नहीं, मिलना शुरू हो गया है। उसमें से काफ़ी राशि आ भी गई है बिहार की सरकार के पास और बाकी मैचिंग ग्रांट हम मिलाएंगे। तो ये जो अगले मार्च तक किसी भी संभावित खतरे के लिए हमको तैयारी करनी है, उस तैयारी की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ जो मानव बल होता है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, एम्बुलेंस ला दें, लेकिन यदि डॉक्टर ना हो, यदि नर्स ना हो, यदि पैरामेडिकल स्टाफ नहीं हो, तो शायद ये सारी चीज़ें फिर बेकार दिखाई पड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि कोविड 2 में हम लोगों ने इसके लिए तात्कालिक कई व्यवस्थाएं की थी, पूरे देश ने किया था, बिहार ने भी किया था, लेकिन हम परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को ही, इसी महीने की 3 तारीख को हमने 2024 नए मेडिकल डॉक्टर्स की बहाली की। पिछले महीने की 10 अगस्त को 2424 जीएनएम की बहाली की। अभी फिर 54 और डॉक्टरों के रिजल्ट आ गए। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके भी रिजल्ट अब बिल्कुल अंतिम स्थिति में, 1 आध सप्ताह के अंदर बिहार तकनीकी सेवा आयोग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के रिजल्ट आ जाएंगे, उनकी बहाली हम करेंगे। लगभग 400 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनकी बहाली हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य समिति से 868 एएनएम का रिजल्ट इसी सप्ताह आने वाला है, उनकी नियुक्ति होगी। इसी के साथ आगे आने वाले समय में 10,505 बिहार सरकार के द्वारा नियमित, अभी मैं सुन रहा था रामेश्वर राव या किसी के द्वारा यहाँ भी इस बात की चर्चा हुई कि उनको अवसर भी मिलने चाहिए जो एएनएम जीएनएम बनती हैं, पढ़ते हैं। तो 10,505 एएनएम बिहार सरकार के द्वारा नियमित नियुक्ति ये अगले 6 से 8 महीने के अंदर होगी। उसकी प्रक्रिया, रोस्टर वगैरह की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके साथ ही 8,850 एएनएम की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य एनएचएम कार्यक्रम के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति से भी किया जा रहा है और उसका विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। तो हम सब लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं। ये जो 8,800 नर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ वो विज्ञापित हो चुका है। मतलब कोई बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ जो भविष्य के किसी दरवाजे के अंदर कह दे। मैंने सामने बिल्कुल पूरी बात सुनिएगा तो अभी और टाइम लगेगा। मैं पूरी तैयारी हो रही है, इतना ही एक लाइन में कहूंगा। कोरोना की आगे राह को कैसे निपटने की कोशिश हो रही है, ये आपने जिक्र किया। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से तैयार हो रहा है, इसकी बात की। और जो श्रम संसाधन इस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हुए लोगों को सेवा देने के लिए तत्पर रहेगा, उसकी आपने बात की। अभी एक और पैनलिस्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ एक जिक्र किया कि अगर हम दिल्ली में ख़ासतौर पर देखते हैं तो सरकारी अस्पतालों में 30% जो मरीज़ होते हैं वो बिहार के होते हैं। उन्होंने एक यही बात कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में देखिए 10 से 15% तक इलाज जो करा रहे होते हैं वो बिहार के लोग होते हैं। जो लोग सक्षम हैं वो प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, जा सकते हैं, जाते भी हैं। लेकिन इस लिहाज से आप यहीं के ही लोगों को बिल्कुल दूर ज़िले में या राजधानी पटना में ना आना पड़े, उधर कोलकाता में ना जाना पड़े या गोरखपुर वगैरह में ना जाना पड़े, उस लिहाज से कैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से व्यवस्था सेंट्रलाइज ना हो कि डिसेंट्रलाइज हो? डेफिनेटली ये आज का ये डिमांड है हेल्थ सेक्टर में बिहार के लिए। बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है और बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश में सर्वाधिक है। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी सघन आबादी इस राज्य के अंदर, इतनी सघन आबादी दुनिया में ही शायद कहीं दिखाई पड़ेगी। देश का तो सबसे सघन आबादी वाला ये राज्य है और इस इतनी बड़ी आबादी को जितना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस काम को करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। नेचुरली वो क्रिएट करना होगा और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका हमेशा यह जोड़ रहता है कि बिहार में हम ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं को बनाएं
ताकि मजबूरी में किसी को बिहार से बाहर जाके इलाज नहीं कराना पड़े। यदि किसी के पास ईश्वर ने आर्थिक ताकत दिया है, शक्ति दिया है, स्वेच्छा से जाके बिहार या देश या दुनिया में कहीं इलाज कराना चाहे कराएं, लेकिन मजबूरी में नहीं जाना पड़े। और आज मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये कह सकता हूं कि विगत 15 वर्षों में जिस प्रकार से राज्य के अंदर आधारभूत संरचनाएं व्यवस्थित हुई हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर में, उसका परिणाम और जो परिणति है वो दिखाई पड़ रहा है और परिवर्तन भी दिखाई पड़ रहा है। आज इस राज्य के अंदर आपको बताऊं कि आज़ादी के बाद से लेकर 2005 तक इस राज्य में केवल 8 मेडिकल कॉलेज था और मैं जब मंत्री बना उस समय तक 11 मेडिकल कॉलेज था। लेकिन आज इस राज्य में 18 मेडिकल कॉलेज संचालित है और अगले 4 वर्षों में जो 18 मेडिकल कॉलेज है इसकी संख्या बढ़ के 29 हो जाएगी। 29 मेडिकल कॉलेज इस बिहार के अंदर हो जाएंगे और इस सिवान जिला में राजेंद्र बाबू की धरती पर भी बिहार की सरकार के द्वारा मैरवा में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हो रहा है, बगल के छपरा के जिले में हो रहा है। तो ऐसे 29 मेडिकल कॉलेज इस राज्य के अंदर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे सदर अस्पताल हैं, उन सदर अस्पतालों को हम कैसे बेहतर बनाएं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और सदर अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, नई नई उपकरणों को लाना। आज हम अस्पतालों के अंदर, सदर अस्पतालों के अंदर सीटी स्कैन मशीन डाल रहे हैं, हम डायलिसिस फ्री करवा रहे हैं, हम डिजिटल एक्सरे करा रहे हैं। ये सारे काम आज अस्पतालों के अंदर किए जा रहे हैं और ये जिस सिवान की धरती पर हम बैठे हैं, यहाँ के सदर अस्पताल को भी नए ढंग से बनाने के लिए उसकी भी निविदा प्रकाशित हो चुकी है, यहाँ भी बनेगा और राज्य के 21 जिला अस्पतालों को भी हम बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको जान के प्रसन्नता भी होगी, शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है, कभी भी बिहार में एक साथ 1600 अस्पताल भवनों के निर्माण की कल्पना नहीं हुई होगी। और हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1600 अस्पताल भवनों की केवल कल्पना ही नहीं की, हमने उसे जमीन पर उतार दिया और 1600 अस्पताल इसी पिछले महीने की 10 अगस्त को उन 1600 अस्पतालों के टेंडर जो हमने किए थे, उसमें से लगभग 1100 अस्पतालों की निविदा को फाइनल करके वर्क अवार्ड हो गया और जो शेष बचे हुए हैं उसका भी निविदा हो गया। 1600 अस्पताल एक साथ इस राज्य के अंदर बनने। और वो अस्पताल कैसे हैं? स्वास्थ्य उपकेंद्र 1215, उसके बाद 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 30 बेड के हैं, उसके अतिरिक्त 243 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये नीचे के आधारभूत संरचनाओं को भी हम बड़े अमली जामा पहना रहे हैं और वो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बड़ा काम किया हम लोगों ने, जो आपने कहा कि संरचनाओं को कैसे बेहतर करेंगे, आज IGIMS जो अस्पताल था, आज जब आप पटना के IGIMS के अंदर जाएंगे तो जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़े बड़े काम होते हैं, आज वो बड़ा बड़ा काम हो रहा है। आज किडनी ट्रांसप्लांट वहाँ हो रहा है, आज वहाँ पे कोरोना ट्रांसप्लांट हो रहा है, आज वहाँ पे हमने लीवर ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी कर ली है, उसका एक केस भी किया है। हम हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए अपनी यूनिट को पूरी तरीके से तैयार कर लिए। ऐसे ऐसे काम उस अस्पताल के अंदर किए जा रहे हैं। और जो अस्पताल एक छोटा अस्पताल होता था, आज उस अस्पताल के अंदर 1700 बेड के अस्पताल के निर्माण का कार्य अलग से चल रहा है। 200 बेड का पूरा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो सेंटर होगा। 187 करोड़ रुपए की लागत से लगा के वो IGIMS के अंदर बनाया जा रहा है। रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले लोकार्पण किया है। आज कैंसर का इंस्टीट्यूट उसके अंदर बना है और वो अस्पताल 3100 से अधिक बेड का अस्पताल होगा। इसके अतिरिक्त जो बड़ा काम हम लोगों ने किया है, जिससे बिहार का शान बढ़ा है पूरे देश और दुनिया में, दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल और इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH को हम लोगों ने बनाने का काम शुरू कर दिया। 5462 बेड का PMCH अस्पताल बन रहा है, काम शुरू हो गया है। और वह जब अस्पताल बनेगा तो अपने आप में बेहतरीन होगा। उस अस्पताल के छत पे हेलीकॉप्टर आके उतरेगी, एयर एम्बुलेंस के तौर पे, और वहाँ मरीज सीधे अस्पताल में जाएगा। इस प्रकार की आधुनिकतम सुविधाएं हम बना रहे हैं और उसका सोच यही है कि जो मरीज हमारे बिहार के बाहर कहीं जाते हैं, बिल्कुल, वो हमारे अनुमंडल में दिखवाएं, जिला में दिखवाएं,
जरूरत पड़े तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पे जाएं, और उससे भी ज्यादा जरूरत पड़े तो हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएं। ये सारा काम हम लोग पैरेलली कर रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है, चुनौती भी उसी लिहाज से बड़ी है और जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा है। और कहा भी यही जाता है कि एक स्वस्थ राज्य की कल्पना तभी होगी जब स्वस्थ यहाँ के नागरिक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, और मैं आग्रह करूंगा शैलेंद्र जी से कि वो मंच पर आएं।